लोकसभा में वंदे मातरम पर हुई चर्चा के दौरान श्रीनगर के सांसद आगा सैयद रुहुल्लाह के बयान से विवाद हो गया है। लोकसभा में रुहुल्लाह ने कहा कि वंदे मातरम से किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन ऐतराज तब शुरू होता है जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से संसद में बोला जाता है कि इस देश में रहना है तो वंदे मातरम गाना होगा, और इस मामले में विरोधाभास तब शुरू होता है जब राष्ट्रीयता और धार्मिक मान्यताएं आमने सामने आ जाती हैं। रुहुल्लाह ने कहा कि किसी भी धर्म का इंसान अपने धर्म को पहली प्राथमिकता देता है और संविधान हमें धार्मिक आजादी से जीने का हक देता है, लेकिन जब आप ये चाहेंगे कि हम भी वंदे मातरम गाएं तो ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। अब आगा रुहुल्लाह के इस बयान पर घमासान मचा हुआ है। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये बहुत गलत बयान आगा रुहुल्लाह की तरफ से दिया गया। लेकिन आगा रुहुल्लाह ने कहा कि आप राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान किसी व्यक्ति पर थोप नहीं सकते। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पे डिस्कशन हो रहा है सुबह से, और मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में इस नेशनल सॉन्ग के साथ किसी का ना एतराज़ है, ना कोई दो राय है। एहतराम है हर किसी का इस सॉन्ग को लेके, मगर मसला सिर्फ तब पेश आता है जब जो तकरीरें सुबह से इस तरफ से हुई, बीजेपी की तरफ से और लाइक माइंडेड जो इनकी पार्टीज़ है, जब ये कहा गया कि हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम गाना है। ये कहा गया कि आप तभी इस मुल्क के बाशिंदे हो जब आप ये गाना गाओगे। एतराज़ तब शुरू होता है। आप वंदे मातरम को नेशनल सॉन्ग मानते हैं, हम सब मानते हैं, आप गाते हैं, हम नहीं गा सकते हैं। इसकी एक वजह है, और उस वजह की आज़ादी हमें इस मुल्क के आईन ने ही दी है। कभी कभार कुछ मामलों में दो चीज़ों के दरमियान क्लैश होता है, एक नेशनल कॉन्सेप्ट और आपकी रिलीजियस फेथ, और ये यूनिवर्सल है, इटर्नल फैक्ट है। चाहे किसी भी मजहब से कोई भी वाबस्ता हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, वो इटर्नल आइडेंटिटी अपने मजहबी अकीदों को मानता है। मजहब, धर्म इटर्नल आइडेंटिटी है, इटर्नल बिलीफ है। जब मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये टेम्परेरी आइडेंटिटी यहीं पे रह जाएगी। मेरी इटर्नल आइडेंटिटी, मेरी मजहबी आइडेंटिटी, मेरे मजहब के अकायद मेरे साथ चलेंगे जिस तरह इनके साथ चले जाएंगे, वो इटर्नल आइडेंटिटी है। और जब ये क्लैश सामने आता है, तब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही ये आजादी देता है कि आपकी रिलीजियस फंडामेंटल जो फ्रीडम है, आप उस रिलीजियस फ्रीडम को इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उस रिलीजियस फ्रीडम को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वंदे मातरम का जब मसला पेश आता है, जब यह कहा जाता है कि आपको यह जबरदस्ती गाना पड़ेगा, हम तब यह कहते हैं कि आप गाए, हम एहतराम देते हैं। नेशनल सॉन्ग है, हम उसका भी एहतराम करते हैं, उसमें दो राय नहीं है। आप गाए, हम एहतराम के लिए खड़े हो जाएंगे, मगर आप ये चाहेंगे कि हम भी गाए, मुमकिन ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। आप गाइए, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, आप बोलिए नेशनल सॉन्ग है, कोई दो राय उसमें नहीं है, मगर हम पे थोपिए मत। कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज की हमें आजादी देता है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ आकाश वर्मा, एनसी स्पोक्सपर्सन, हमारे मेहमान, और रजनी सेठी, बीजेपी स्पोक्सपर्सन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। आकाश जी, सबसे पहले मैं आपके पास आती हूं। सन 1886 कांग्रेस का जब अधिवेशन हुआ था, उस वक्त अध्यक्ष रहमतुल्लाह थे, खुद मुसलमान थे। 1905 में बंगाल, ईस्ट बंगाल जिसको हम कहते हैं, तब वंदे मातरम गाया गया था। अब आगा रुहुल्लाह का आपने बयान सुना, ये राष्ट्रीय गीत है, अगर गा देते हैं तो क्या दिक्कत है? और पहले गाया गया था, पहले मजहबी रंग इसे नहीं दिया गया था, तो आज क्यों मजहब से जोड़ के इसे देख रहे हैं आकाश जी? देखिए प्रिया जी, मैं आपको बताऊं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का मौक़िफ़ बहुत क्लियर है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी भी जो भी हमारे राष्ट्र से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे हमारा नेशनल सिक्योरिटी की अगर कोई बात हो, हमारे नेशनल एम्बलम की कोई बात हो, या हमारे नेशनल सॉन्ग या नेशनल एंथम की कभी बात हो, तो हमने हमेशा से इन चीज़ों को उस इज़्ज़त मान के दायरे में रखा है।
इसको पहले भी रिस्पेक्ट किया, आज भी करते हैं और आगे भी करते आएंगे। लेकिन आज क्योंकि जब सदन की प्रोसीडिंग्स देखते हुए बड़ा अफसोस होता है कि आज हमारा जो देश है उस एक संकट से जूझ रहा है। काफी एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, इंटरनल डेफिशिएंसीज हैं आज मौजूदा सिस्टम में, जिनको डिस्कस करने की जरूरत है, जिसको उस ऐवान में लोगों को का एक तरह से रिलीफ का प्रोसीजर जो हमें उन्हें पहुंचाना चाहिए, और लोगों ने जिन्होंने वोट देकर वहां पर अपने मेंबर पार्लियामेंट चुनकर भेजे हैं, वो उनका एक दायित्व बनता है कि आज वो लोगों से जुड़े हुए मसलों के बारे में बात करें। लेकिन आज बड़े अफसोस की बात यह है कि करंट डिस्पेंसेशन जो असली मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये जो पेट्रियाटिक, जो मैं समझता हूं कि ये सूडो पेट्रियाटिज्म जो ये लोग दिखावा करते हैं उसके बेसिस पे, ये थोड़ा अनजस्टिफाइड है। ये कहीं ना कहीं लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं हैं या उनकी अपेक्षाएं हैं उनका गला घोंटने का काम है। मैं समझ वंदे मातरम का पूरा एहतराम है, हर एक चीज का एहतराम है, लेकिन आज अगर मैं आपसे बात करूं कि जो डिस्कशन के जो मेन टॉपिक्स जो थे वो होने चाहिए थे कि बेरोजगारी हमारे देश में कितनी है। अभी जो आप जो आपने जो देखा यहाँ पर इतना बड़ा एक मुद्दा हुआ एयर ट्रैवल को लेकर, उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए था कि उसके फेलियर का क्या कारण रहा। आज हम अगर पेट्रोल की बात करें तो आज उस पेट्रोल में जो इथेन मिलाने का काम किया जा रहा है और किस तरीके से लोगों को गुमराह किया गया और लोगों की जो जेब काटी जा रही है उसके ऊपर डिस्कशन होना चाहिए। आज जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, जो हालात हैं हमारे देश के, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। आज जो महंगाई है, कितना आज जो डॉलर के मुकाबले में आज रुपए की जो हालत है उसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये इतने बड़े मुद्दे जो नेशनल इंटरेस्ट से जुड़े हुए और लोगों के साथ जुड़े हुए मुद्दे हैं उनके ऊपर उनको नजरअंदाज किया जा रहा है, और ये ऐसे इश्यूज जो रिलीजन के बेसिस पे लोगों को डिवाइड करें उसके ऊपर उसको तवज्जो दी जा रही है। तो ये बड़े अफसोस की बात है जो अब जो सदन में जो प्रोसीडिंग्स हो रही है वो देखने को मिल रही है। ठीक है, आपकी बात ऊपर रखते हैं। अगर इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है, आप देखिए ना, कारण भी तो कहीं ना कहीं विपक्ष से ही उठता है। अगर इन बातों को मान लिया जाए, कहीं ना कहीं राष्ट्र के नाम पर या जो चीजें बात कर रहे हैं जिस बारे में, अगर उस पर चर्चा इस तरीके से ना हो और अगर उनको मानकर एक बीच का रास्ता निकाल लिया जाए, तो अपने आप रोजगार पर, अपने आप बाकी चीजों पर चर्चा की जाएगी ना। आकाश जी, हम भी तो मौका देते हैं ना सामने वाले को कि हम नहीं मानते, तुम चर्चा करो। वंदे मातरम को डिस्कस करने से रोजगार कैसे हासिल होगा, ये मेरा थोड़ा समझ से परे है। ये जो वंदे मातरम है, मैंने आपको जैसे पहले कहा, ये इसका हम एहतराम करते हैं। लेकिन आज जो इश्यूज हैं, आप मुझे ये बताइए कि आज 10 घंटे का जो प्रोसीडिंग्स थी सदन की, वो हमने वंदे मातरम जैसे इशू पे जिसका कोई लेना देना नहीं है आज के उससे, ये हमारा मान है, हमारा सम्मान है, हमारा ताज है और हम इसकी इज्जत करते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा है वो हमें राइट देता है। लेकिन आज आप फोर्सिबली किसी को बोलेंगे कि नहीं जी आज आप इसको प्रैक्टिस करें या नहीं करें। अब मुझे आप बताइए कि जो हमारी हिंदुस्तान है, इसकी जो डाइवर्सिटी है, इस पे अगर आप देखेंगे, इसमें अलग अलग मजहब के, अलग अलग रीजन के, अलग रिलीजन के, अलग कास्ट के, अलग क्रीड के लोग रहते हैं। हर एक किसी की अपनी प्रैक्टिस है, हर कोई अपनी तरह से उसको फॉलो करता है। ठीक है, आप किसी के ऊपर थोप नहीं सकते। मैंने जैसे आपको कहा कि आज लोगों ने अगर हमें सदन में भेजा है तो किस लिए भेजा है? आज लोगों ने भेजा है कि आज उनकी आवाज को बुलंद किया जाए। लेकिन आज वो सारे इश्यूज को हम काट कर एक ऐसा इशू हम ले जाते हैं जिसका मुझे लगता है कि जो भारत की जो राजनीति है उससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक है आकाश जी। रजनी शेट्टी जी आपके पास आती हूँ। उनका कहना है कि मुद्दों पर जो ध्यान देना चाहिए उन पर दिया नहीं जा रहा है। एक चीज, दूसरा सवाल भी मेरा यही जोड़ देती हूँ रजनी जी मैं, कि वंदे मातरम जब ये राष्ट्रीय गीत स्कूलों में गाने के लिए कहा गया, तो ये आपकी तरफ से भी सिर्फ जम्मू कश्मीर में, एक ही राज्य में क्यों ऐसा इसे लागू किया गया? रजनी जी। प्रिया जी, जैसे आकाश जी कह रहे हैं कि ये कोई मायने नहीं रखता, बहुत से मुद्दे मायने रखते हैं। मुझे लगता है कि बीइंग ए नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी होने के नाते फर्स्ट मुद्दा जो है हमारा अपना राष्ट्रगान और अपना राष्ट्रगीत और देश सबसे पहले, ये हम लोगों को बचपन से सिखाया गया है, शायद आकाश जी को नहीं सिखाया गया है। और जो राहुल्ला जी का कहना है, राहुल्ला जी कह रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग रिलीजन सबसे पहले है और देश बाद में। हमारे अकॉर्डिंग जो इंडिया में लोग रहते हैं 140-45 करोड़ के करीब अगर लोग रहते हैं, तो मुझे लगता है उसमें से 100 करोड़ से ज्यादा लोग जो है बचपन से सीख के आए हैं कि देश के लिए मर मिटना चाहिए
और हमारा धर्म जो है वो बाद में आता है। रहुल्ला जी के अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं हम इसको गा नहीं सकते क्योंकि उनका इस्लाम उसको एक्सेप्ट नहीं करता, जबकि वो भारत में रहते हैं। मुझे लगता है कि ये किसी बुत परस्ती का निशान नहीं है इस गीत को गाना। ये गीत हमारी पहचान है। इसको स्वतंत्रता संग्रामियों ने, जब हमने आजादी ली थी ब्रिटिशर्स से, उस समय ये गीत को गाया गया। तब कहीं ना कहीं हमारे देश में उत्साह को बढ़ाने का काम, एक ऊर्जा को लाने का काम, और खासतौर से हमारे युवाओं को अपने देश की हिस्ट्री को जानने का काम, मुझे लगता है बहुत ही सराहनीय कदम जो सदन ने किया है, जिनको आकाश जी नकार रहे हैं। क्योंकि एनसीसी की मानसिकता रही है, एनसी लगातार इतने सालों में एक रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स यहाँ पर जम्मू कश्मीर में करती रही है, और इनका एमपी ऐसी भाषा बोल रहा है, मुझे लगता है कोई अलग भाषा नहीं बोल रही। चलिए ठीक है रजनी जी, मुझे ना अपने सवाल का जवाब नहीं मिला, आपकी बात ठीक है, राष्ट्रीय गीत है, इन्हें बिल्कुल गाना चाहिए, लेकिन मैं ये भी आपसे पूछ रही हूं कि अगर वंदे मातरम स्कूलों में गाने के लिए आप लोगों की तरफ से कहा जा रहा है, तो सिर्फ जम्मू कश्मीर ही ऐसा राज्य क्यों, जब वहां पर मेजॉरिटी मुस्लिमों की ज्यादा है? वही स्टेट क्यों, आपने पूरे हिंदुस्तान में ऐसा क्यों नहीं किया? वहीं पे क्यों इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है रजनी जी? देखिए, वंदे मातरम पूरे देश में गाया जाता है। ऑब्जेक्शन जम्मू कश्मीर के एमपीज को और यहाँ के एमएलए को, जो किसी तबके से बिलोंग करते हैं, हमेशा ऑब्जेक्शन वो लोग करते हैं। किसी पूरे देश में ऑब्जेक्शन नहीं है कि स्कूलों में बचपन से लोग वंदे मातरम गाते रहे हैं, प्रेयर्स में गाते रहे हैं, ये हमारा राष्ट्रीय गीत है, इसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ऑब्जेक्शन यहाँ जम्मू कश्मीर में भारत के चिन्ह को लेकर रहता है, जबकि संविधान की कसम ये लोग खाते हैं अपने एमएलए की चुनाव के दौरान, एमपी के चुनाव के दौरान, तो लोगों को बरगलाने का काम ये लोग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर को ही फोकस करके, पर्टिकुलर सिर्फ जम्मू कश्मीर में वंदे मातरम के लिए नहीं बोला गया है, नेशनल लेवल पर इस पर डिस्कशन कर रहे हैं। नेशनल लेवल पर ऑब्जेक्शन इन लोगों को हो रही है कि ये इस्लाम धर्म के खिलाफ है। ठीक है, मगर मेरा सवाल इनसे ये है, लेकिन ये भी तो कह रहे हैं ना रजनी जी, माफ कीजिएगा आपको बीच में रोक रही हूँ, ये भी तो कह रहे हैं कि एक पैरामीटर बना दिया ना आपने कि अगर गाएंगे तो मानेंगे कि आप देशभक्त हैं, अदरवाइज नहीं मानेंगे। देखिए प्रिया जी, मैं वही बात कर रही हूँ, जब आप भारत के संविधान के अकॉर्डिंग एमएलए एमपी बनकर आए हैं, जब आप भारत के देश का, अपने यहाँ के देश का खाना खा रहे हैं, यहाँ के अकॉर्डिंग इनकी फैसिलिटीज को यूज कर रहे हैं, तो भारत माता की जय बोलने में या भारत माता का सत्कार करने में हमें ऑब्जेक्शन क्यों है? जब पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान का अपना नेशनल जो भी उनका सॉन्ग होता है वो गा सकते हैं, हमारे यहाँ के हिंदू मुसलमान एक साथ रहते हैं, हम कहते हैं कि हमारे यहाँ धर्म के विभाजन को हम लोग प्रियोरिटी नहीं देते, तो मगर कहीं ना कहीं इस टाइप के माइंडसेट को जो ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, ये हमें बांटने का काम करते हैं। हम खुद इसको प्रमोट कर रहे हैं कि मुसलमान इस चीज को नहीं गाएंगे, तभी कुछ तबका जो है हमारा मुसलमानों को, हमारे पूरी मुस्लिम समाज को बांटने का काम कर रहा है, जिसमें मुझे लगता है एनसी का मुख्य रोल है। एनसी के एमपी दिखा रहे हैं कि वो संविधान को नहीं मानते। कभी भी एनसी जो है जम्मू कश्मीर में संविधान के अकॉर्डिंग कोई काम नहीं कर रही, ये सब लोग जान रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे बच्चों को जानने की संविधान का ही जरूरत है। हवाला देकर बोल रहे थे आगा रहुल्ला साहब कि हम उस संविधान में लिखा है कि हम अपने बिलीफ मान सकते हैं। आकाश जी जवाब दीजिए रजनी जी का। देखिए, इन्होंने अभी एक बात कही कि हम बुलवाना चाहते हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। आप मुझे पहले ये बताइए कि आप ऐसी कौन सी अथॉरिटी हैं जिसको हमने सर्टिफिकेट देना है अपने नेशनलिज्म का? आप मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी ने क्या पूरे नेशनलिज्म का ठेका लेके रखा है कि आप ही लोग हैं जो सिर्फ नेशनलिस्ट हैं, बाकी कोई नेशनलिस्ट नहीं है? हम बुलवाना नहीं चाहते हैं, हमारे संविधान के अकॉर्डिंग ये राष्ट्रीय गीत है, इसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसमें आप ये जो हिंदू गाना मुसलमान है नहीं ये कर 1905 से है। बोलने दीजिए रजनी जी, एक सेकंड आकाश जी, कर वो सकते। एक्सेप्ट करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप ऐसे जबरदस्ती थोपिए मत। बोलिए आकाश जी। 1905 में ये गाना क्यों पड़ी प्रिया बना, जी? 1905 से लेकर 2025 तक बड़ी शान से इस गाने को गाया जा रहा है। हर जगह जो हमारे प्रोग्राम्स होते हैं स्टेट लेवल के, नेशनल लेवल के, वहां पर बड़ी शान से गाया जाता है। आज जो असली मुद्दे हैं उनके ऊपर आप क्यों भटका रहे हैं? और ये आप फोर्स्ड पैट्रियोटिज्म क्यों? इसका मुझे जवाब दीजिए। आपको मतलब उससे क्या हासिल होगा अगर आप किसी के ऊपर जो है ये फोर्सिबली इंपोज करेंगे? जिसकी मर्जी है वो करेगा, जिसकी नहीं है। हम एक डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं, हम एक आजाद मुल्क में रहते हैं। आप क्या चाहते हैं कि हम जो वो पुराना जो प्री कॉलोनियल एरिया है दोबारा उसमें चले जाएं, जिसके ऊपर हिंदुस्तानियों के ऊपर ब्रिटिशर जो था चाबुक मारते थे और अपनी चाबी घुमाकर जो काम निकलवाना चाहते थे वो निकलवाएं?
उठाएं, ऐसा आप लोग करना चाहते हैं। खैर, आपकी मानसिकता तो उनसे जुड़ती है, डिवाइड एंड रूल उन्होंने भी किया था, आज आप भी करते हैं। आज भी आप उन्हीं सोसाइटीज को जो है वो फ्रेगमेंटाइज करने की कोशिश करते हैं, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको रजी जी ये बता देता हूं, आज आपने जैसे, मैं प्रिया जी आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जी। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं, ये वेस्ट बंगाल में भी इन्होंने एक जो था ऑर्डर जारी किया, और राजस्थान में भी ये ऑर्डर जारी किया। लेकिन इन रिस्पॉन्स में आपको बता दूं कि राजस्थान में पिछले 13 साल से जो वहां की स्टेट असेंबली है, वहां पर नेशनल सॉन्ग है वो गाया जा रहा है। जो वेस्ट बंगाल है वहां पर इन्होंने फोर्सिबली इंपोज करने की कोशिश की, लेकिन वहां की जो गवर्नमेंट है उन्होंने वंदे मातरम को साइडलाइन करके उन्होंने जो अपना स्टेट का सॉन्ग है उसको वहां पर इंप्लीमेंट किया। और जम्मू कश्मीर में क्योंकि ये एक पैरेलल गवर्नमेंट चला रहे हैं, इनका जो चुनी हुई गवर्नमेंट है उसको ये किसी ना किसी तरह से क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, उसको किसी ना किसी तरह से नीचा दिखाना चाहते हैं। इसी तरह ये अपने मनमाने जो ऑर्डर्स हैं यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको पहले कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वंदे मातरम से कोई एतराज नहीं, लेकिन जो एक फोर्स पैट्रियोटिज्म है, जो तानाशाही है भारतीय जनता पार्टी की, इससे प्रॉब्लम है नेशनल कॉन्फ्रेंस को। और आज इसका जो चेहरा है वो पूरा देश देख रहा है। आप ये जो हमारे सेकुलर रूट्स हैं, जो हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं देश की, आप इसको प्लीज नुकसान मत पहुंचाइए। और जो लोगों ने जो अपने असली मुद्दों को लेकर आपको चुनकर भेजा है, चाहे वो स्टेट में आपके एमएलए हो, अभी मैं अगर जम्मू कश्मीर की बात करूं, आप मुझे बताइए, जो इन्होंने एजुकेशन को कम्युनलाइज करने की कोशिश की माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी में, उसका मेरे को बताइए कि उसका इंपैक्ट जो हमारी जनरेशन है यूथ की, उसके ऊपर क्या पड़ेगा। जो पिछले दिनों नायब तहसीलदार की जो हमारे रिक्रूटमेंट थी, उसमें इन्होंने उर्दू लैंग्वेज को बीच में उसको एक वो पैरामीटर बना के उसको कम्युनल रंग देने की कोशिश की। आज उसकी हालत ये है कि वो मसला प्रेजुडिस है, और जो हमारे जो एस्पायरेंट्स हैं वो बेचारे उनकी रिक्रूटमेंट ठंडे बस्ते में डाल दी है। अभी यहाँ पर जो डिमोलिशन के नाम पे दुख है आकाश जी, रजनी जी, हम देखते हैं कि हर बार मजहबी तरीके से जिस तरीके से चीजें राजनीति में जोड़ दी जाती है, बहुत खेद होता है एक पत्रकार के तौर पर। खैर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे पास समय इतना ही था। रजनी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और आकाश जी आपका भी बहुत शुक्रिया।